cineinc.com। नमस्कार, मेरा नाम परवेज आलम है। भारत में पुलिस और जुडिशरी की हालत पर सिने की पॉडकास्ट सीरीज पुलिस, अदालत और इंसाफ के तीसरे एपिसोड में आज हम बात करेंगे भारतीय जेलों की स्थिति पर। भारत में तकरीबन 1400 जेल हैं। यहाँ का मैनेजमेंट और कैदियों की देखभाल स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, मतलब ये कि राज्यों की सरकारें ही इन जेलों को चलाती हैं। आज भी 1894 का प्रिजन्स एक्ट यहाँ का कानून है। सोचिए किस कदर पुराना। कुछ राज्यों ने इसमें थोड़ी बहुत फेरबदल की है। इस प्रोग्राम में हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे कि तकरीबन 70% कैदी अंडर ट्रायल्स हैं, यानी कि उनके मुकदमों का अभी फैसला ही नहीं हुआ है। जेलें कैदियों से भरती चली जा रही हैं। जो मुकदमे साल भर में खत्म हो जाने चाहिए थे, वो कई कई साल खींचते रहते हैं। कभी कभी 15-20 साल तक लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। जेलों में सुविधाएं कम हो रही हैं और कैदी बढ़ रहे हैं। इंडियन प्रिजन्स की जहाँ तक बात है तो सबको पता है कि ओवर क्राउडिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कोई भी अभी फिलहाल 2019 का जो प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट, जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट निकला है, उसमें अगर आप देखें तो ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो 118% है। 118% ऑक्यूपेंसी रेट है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में क्रिमिनोलॉजी के प्रोफेसर विजय राघवन। इसका मतलब है कि अगर एक जेल जो है 100 लोगों के लिए बना गया है तो उसमें 118 लोग हैं, तो ये एवरेज है। लेकिन कई जो बड़े शहर हैं, सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो ओवर क्राउडिंग है वो 200% से भी ऊपर है। जैसे अगर आप मुंबई का जो बहुत फेमस सेंट्रल प्रिजन है, जिसको आर्थर रोड जेल से नाम से जाना जाता है और इनफेमस भी है, बड़े बड़े गैंगस्टर्स से लेके फिल्म स्टार्स वगैरह इसी जेल में रहे हैं कई समय तक। तो आर्थर रोड जेल का जो ऑफिशियल कैपेसिटी है वो कुछ 900 लोगों के लिए है। जो किसी भी समय आप देख लो तो कोरोना के पहले, लॉकडाउन के पहले जो आर्थर रोड का पॉपुलेशन था वो 3000 के ऊपर था। सो दैट मीन्स 3 गुने से भी ज़्यादा ओवर क्राउडेड ये प्रिजन है। और ये कहानी जो है ये लगभग सभी बड़े शहरों के जो जेल्स हैं उनकी एक कहानी है। तो ये एक बड़ी बात हो गई। ओवर क्राउडिंग होने की वजह से पूरे प्रिजन सिस्टम पे प्रेशर आता है। स्टाफिंग कम पड़ता है, रिसोर्सेज कम पड़ते हैं, जगह नहीं है जो उनको मिलनी चाहिए। कई जेलों में ऐसे भी सुनने को आता है कि लोग शिफ्ट में सोते हैं, टर्न बाय टर्न। टॉयलेट्स पे प्रेशर पड़ता है, सैनिटेशन पे, मेडिकल सर्विस, हर चीज़ पे प्रेशर पड़ता है। तो ये ओवर क्राउडिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे जेलों में 70% जो लोग हैं, 70% वो अंडर ट्रायल्स हैं। तो अंडर ट्रायल का मतलब ये जिनका अभी केस खत्म नहीं हुआ है और कानून के हिसाब से वो अभी तक बेगुनाह है। बिकॉज हमारा जो लीगल सिस्टम है वो ये मानता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक आपका गुनाह साबित नहीं हो जाता आप एक आम नागरिक हो। सिर्फ आपके कुछ जो राइट्स हैं उसको खत्म किए गए हैं टेम्पररीली, जब तक वो केस खत्म नहीं हो जाता। तो प्रिजन में जो लोग आते हैं ट्रेडिशनली, जिनको सज़ा मिल चुकी है, जो सेंटेंस हुआ है, उनके लिए प्रिजन्स बनाए गए हैं। और लेकिन हमारे देश में 30% ही हैं जो सज़ा याफ्ता प्रिजनर्स हैं, 70% है जो अंडर ट्रायल्स हैं। और ये जो है महीनों और साल, कई साल वो जेल में रहते हैं एज एन अंडर ट्रायल, डिपेंडिंग ऑन द सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस। जो बहुत सीरियस ऑफेंसेस हैं, जैसे अगर टेरर रिलेटेड केसेस हैं, उनमें तो कई बार 10-12 साल लग जाते हैं केस को ख़त्म होने में। और कई ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं कि उसके बाद उनको बाइज्जत बरी किया गया है। तो जो उनके 10 साल थे वो बिल्कुल एक तरह से वेस्ट हुआ, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। प्रोफेसर विजय राघवन, सोचिए भीड़ से भरी हुई जेलों में 10 साल सजा काटने के बाद क्या कोई बाइज्जत बरी हो सकता है? यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये 70% अंडर ट्रायल्स जिनकी बात बार बार हो रही है और जो बिना किसी फैसले के जेलों में सड़ रहे हैं, वो हैं कौन? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने काफी इस पे रिसर्च किया है और जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो है सरकार का, जो एक संस्था है जो प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया करके रिपोर्ट निकालता है, उसके डेटा के हिसाब से भी ज्यादातर जो लोग अंडर ट्रायल हैं गरीब वर्ग से आते हैं। उनका जो एजुकेशनल स्टेटस है वो कम होता है, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं
द स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट की रिसर्चर राधिका झा। जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल या मार्जिनलाइज्ड समुदाय हैं हमारे सोसाइटी के, उन्हीं में अंडर ट्रायल पॉपुलेशन में देखा जाता है। अंडर ट्रायल के अलावा जैसे मैंने आपको NLU दिल्ली के शोध के बारे में बताया, उनमें ये भी देखा कि जिन लोगों को डेथ रो मिलता है, मतलब कि मौत की सजा, जी मौत की सजा अगर मिलती है, उसमें भी सबसे ज्यादा लोग वो होते हैं जो गरीब वर्ग से आते हैं और जिनका पढ़ाई का लेवल, एजुकेशनल स्टेटस बहुत ही कम होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई अमीर व्यक्ति को या कोई पढ़े लिखे इंसान को मौत की सजा मिले। राधिका झा, जिन्होंने बताया कि ज्यादातर अंडर ट्रायल्स समाज के कमजोर तबकों से आते हैं, वंचित समाज से आते हैं, और आंकड़े बताते हैं कि हर साल ये हालत बद से बदतर हो रही है। हमारे कोर्ट्स में अब 3 करोड़ से ज्यादा केसेस है अभी पेंडिंग है, तो ये 3 करोड़ ही उतना बड़ा नंबर नहीं है। गैर सरकारी संगठन संवाद और दक्ष से संबंध रखने वाले कानून विशेषज्ञ हरीश नारासप्पा, हमारे देश भी बहुत बड़ा है, हम जनता भी बहुत लोग हैं, तो ये 3 करोड़ का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि ये 3 करोड़ केसेस डिसाइड करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, हर केस को हर कोर्ट में कितने समय में डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं, ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम सिर्फ नंबर का नहीं है, प्रॉब्लम टाइम का भी है। सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर हर केस 1 साल में डिसाइड हो रहा है या 2 साल में डिसाइड हो रहा है, तो 3 करोड़ केस है या 6 करोड़ केस है, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हर केस को डिसाइड करने में 10 साल या 20 साल लग रहा है, तो 1000 केस है, तो वो भी प्रॉब्लम है। हरीश नारासप्पा, 3 करोड़ केसेस और फिर जेल, अदालतों के चक्कर, 10-20 साल तक खींचते हुए मुकदमे, जमानत मिलती नहीं है, लीगल एड ना के बराबर है। यह हालत गंभीर नहीं तो और क्या है। विजय राघवन, ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही चिंताजनक है कि क्योंकि इसमें कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो इनोसेंट हैं, और कई लोग हैं जो, अगर आप कन्विक्शन रेट इंडिया का देखें तो कन्विक्शन रेट 50-60% के आसपास है। दैट मीन्स कि करीब 30-40% के लोग हैं या उससे ज़्यादा जो या तो एविडेंस ना होने की वजह से छूट गए हैं या तो वो इनोसेंट हैं इसलिए वो छूट गए हैं। इतना बड़ा पॉपुलेशन अंडर ट्रायल करके प्रिजन में रहना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये दूसरा मैं बोलूँगा कि ये प्रॉब्लम है। तीसरा जो है, हमारा जो बेल का सिस्टम है वो फाइनेंशियल सिस्टम है। दैट मीन्स ज़्यादातर जो लोगों को बेल पे छोड़ा जाता है वो या तो कैश बेल होता है या श्योरिटी बेल होता है। मतलब कोई उसके लिए कोई गारंटी खड़ा होना पड़ेगा कि मैं इस व्यक्ति का गारंटी लेता हूँ, और उसके जो पोजीशन है उसका मतलब अगर 10,000 का श्योरिटी है तो वो व्यक्ति के पास 10,000 रुपये का, उसके पास कुछ ये प्रूफ होना चाहिए कि उसकी सैलरी सर्टिफिकेट हो या उसका घर के पेपर्स हों या उसके कुछ और उसके इनकम टैक्स के पेपर हों जो दिखाए और वो साबित करे कि मैं केपेबल हूँ कि अगर ये व्यक्ति को भाग जाता है, कोर्ट में अटेंड नहीं करता है, तो अगर ज़रूरत पड़ने पे मैं फ़ाइन भरूंगा जो बेल का अमाउंट है। तो श्योरिटी बेल और कैश बेल यही ज़्यादातर यूज़ होता है। दैट मीन्स जो गरीब है, माइग्रेंट है, जिसके पास कोई सोशल सपोर्ट नहीं है, ऐसे लोगों को बेल मिलने के बावजूद भी वो अंदर ही लैंग्विश करते हैं, अंदर ही वो सड़ते रहते हैं जब तक कि केस ख़त्म ना हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा जो बेल सिस्टम है वो फाइनेंशियल सिस्टम है, और इसमें कोई हालांकि कानून में एक प्रावधान है रिलीज ऑन पर्सनल बॉन्ड। पर्सनल बॉन्ड का मतलब है कि वो अपने जुबान पे उसको छोड़ा जा रहा है, कि वो जुबान देता है एक बॉन्ड पे, एक सिंपल एक पेपर पे वो साइन करता है फॉर्म पे कि मैं कोर्ट में हाजिर रहूंगा और मैं एविडेंस के टैम्पर नहीं करूंगा। लेकिन ज़्यादातर कोर्ट्स में मैजिस्ट्रेट्स और जजेस जो हैं वो पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ने से हिचकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर किसी को पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ दिया तो वो व्यक्ति हाजिर नहीं रहेगा कोर्ट के डेट्स पे। तो एक बायस है गरीब लोगों के खिलाफ। ये थे विजय राघवन। सिने इंक, हिंदी उर्दू के पॉडकास्ट का मशहूर मंच। प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineinc.com। अजीब बात यह है कि अदालतें जमानत देने की बात तो करती हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं कि अदालतें ही जमानत देने से कतराती हैं। इज द प्रिंसिपल, आपने प्रिंसिपल ले डाउन किया है कि बेल नॉट जेल।
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की एडिटर माया दारूवाला। आपने प्रिंसिपल ले डाउन किया है कि जो भागने का कोई चांस नहीं है और आप कोर्ट के सामने आने को रेडी है, तो फिर आपको जेल में नहीं डाला जाएगा। खास करके आज के दिन में जहां जेल में बीमारी है, इतना कंटेजन है और इतना खतरा है जेल में, तो इंसानियत के तौर पे और कानून के तौर पे और अधिकार के तौर पे आपको जरूर बाहर रखना चाहिए। डिकंजेशन के तौर पे, हेल्थ के तौर पे आपको वहां नहीं छोड़ देना चाहिए, लेकिन बार बार बेल को ये रिफ्यूज कर रहे हैं। किस लिहाज से कर रहे हैं, उसका जो रीजनिंग है वो समझ नहीं आ रहा। बहुत स्टेटिस्ट इंटरप्रिटेशंस दिए जा रहे हैं, जबकि हमारे देश में ऐसे नहीं होना चाहिए। माया दारूवाला, किसी भी अपराधी या मुजरिम को जेल में भेजने के दो मकसद होते हैं। एक तो उसे उसके जुर्म का एहसास कराना और सजा देना, दूसरा उसको आगे जुर्म करने से रोकना, सुधारना और उसके समाज में रिहैबिलिटेशन के लिए, पुनर्वास के लिए कोशिश करना। तो क्या भारत की जेलें इस दिशा में अपना काम कर रही हैं? जेल में जाकर के आदमी सुधरे, लेकिन हमारे यहाँ तो जेल में जाकर के आदमी अपराधी हो जाता है। यूपी पुलिस के भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल विभूति नारायण राय। बहुत सारे अपराध जेलों से होते हैं। मैं तो ये जानता हूँ कि अपहरण, हत्या, जो खासतौर फिरौती वाली हत्याएं हैं, इनमें बहुत सारे जेलों से वो होते हैं। जेलों में भ्रष्टाचार की हालत ये है कि जेलर या सुपरिंटेंडेंट की आप जो मंथली इनकम है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। माइंड बॉगलिंग जिसे आप कह सकते हैं। आप अगर पैसा खर्च कर सकते हैं तो किसी भी औसत भारतीय जेल में, खासतौर से उत्तर प्रदेश की जेल में, आप जो सुविधाएं चाहे आपको मिल सकती हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके लिए नर्क आप ट्राई कर देंगे, नर्क को भी आप भूल जाएंगे कि उससे खराब नर्क हो सकता है। तो जेलों की हालत तो बहुत खराब है। देखिए, सबसे बुनियादी चीज तो यह है कि ये राज्य का फर्ज है। जैसे ही राज्य ने किसी को कैद में लिया, अपनी कस्टडी में लिया, राज्य का फर्ज है कि उसको एक ह्यूमन डिग्निटी के साथ रखे, उसके जान माल की हिफाजत करे। लेकिन आप जेल में अगर 100 की कैपेसिटी है, 300 लोगों को ठूस देंगे, तो आप अगर आपकी इच्छा शक्ति भी हो तो आप नहीं उनके साथ इंसानी व्यवहार कर सकते। इसमें तो अदालती हस्तक्षेप की जरूरत है कि अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप कैद में नहीं रख सकते लोगों को। इस पे तो न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को कभी न कभी इंटरवीन करना पड़ेगा कि आपके पास जितने लोगों की जगह है उतने ही लोगों को आप गिरफ्तार करिए, उतने ही लोगों को हिरासत में लीजिए, नहीं तो आप अतिरिक्त जगह क्रिएट करिए। जो उनको जो खाना आप दे रहे हैं, जिस तरह से जेलों में उनके साथ व्यवहार हो रहा है, मतलब जेल के बारे में तो आप बात करते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं तो समझता हूँ कि ये सबसे जो पूरा क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का, जो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा निजाम है, उसमें सबसे खराब स्थिति में जेल है। विभूति नारायण राय, जेलें खचाखच भरी हुई हैं और बिना जुर्म साबित किए साल हाथ साल सरकारें मुलजिमों को न जमानत दे रही हैं और न ही उन्हें ढंग की लीगल एड या कानूनी मदद मिल पा रही है। राधिका झा, जैसे 10 में से 7 अंडर ट्रायल हमारे देश में गरीब वर्ग के हैं और हमारे जेल में अंडर ट्रायल्स की संख्या भी उतनी ही है, करीब 70% के आसपास। गरीब और वंचित लोगों को ही अच्छे कानूनी सहायता संस्था की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसी वजह से हमारे संविधान ने अनुच्छेद 39A के तहत गरीब और वंचित लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का हक दिया है और इसके बेसिस पर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 जो है वो बना था। जो वकील है वो आरोपी और न्याय तंत्र के बीच की मेरे ख्याल से सबसे जरूरी कड़ी है। आरोपी को अच्छी तरीके से और निष्पक्ष तरीके से सुनवाई मिलती है या नहीं, वो बहुत हद तक इस वकील पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारे कानूनी सहायता संस्था किस तरीके से काम करती है, ये इसी से जाहिर हो जाता है कि ज्यादातर लोग, चाहे वो कितने भी गरीब वर्ग के हों, सरकारी वकील पसंद नहीं करते और सरकारी वकील उनका आखिरी विकल्प होता है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में एक रिपोर्ट किया था जिसमें उन्होंने पाया कि ज्यादातर लोग निजी वकील चुनना चाहते हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन 16% लोगों का अनुभव रहा है कि सरकारी वकील रिश्वत या पैसे मांगते हैं। यही चीज हमने बहुत सारे अलग अलग एनजीओज ने भी देखी है और जिनका भी पाला किसी सरकारी वकील से पड़ा है,
उनका काफी हद तक ये कहना है कि वो लोग पैसे मांगते हैं। कानूनी सहायता का ढंग से ना काम करने की वजह लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि सरकारी वकील का बुरा व्यवहार, सिर्फ वही वजह नहीं है। उसके अलावा भी जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो उसकी आधारिक ढांचा है वो भी काफी बुरा है, जैसे कि हमने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में देखा। इसका अगर एक उदाहरण मैं आपको दूं तो उत्तर प्रदेश में एक लीगल एड क्लिनिक औसतन 1603 गांव के लिए काम करता है। इसके अलावा लीगल एड में एक पैरालीगल वॉलंटियर्स नाम से एक कैटेगरी बनाई गई है जो बहुत ही जरूरी भूमिका निभाते हैं लीगल एड के लिए। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लें तो वहां पर 50,000 लोगों के लिए सिर्फ एक पैरालीगल वॉलंटियर है। किसी भी तरह का वकील होना या उनकी या सरकारी सलाह होना कितना जरूरी है, वो उसका मैं अगर एक आपको उदाहरण दूं तो 2015 में मैं सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज के लिए एक शोध कर रही थी और हमारी टीम ने ये देखा कि उत्तर प्रदेश के जेल में जो भी छोटे मोटे अपराध के लिए अंदर होते थे उनको अक्सर प्ली बार्गेनिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। तो प्ली बार्गेनिंग ये एक तरीका है जिसमें जज या न्यायाधीश जेल में आकर जेल अदालत करते हैं जहां पे वो छोटे मोटे गुनाहों का फैसला तुरंत ही सुना देते हैं। और प्ली बार्गेनिंग का मतलब है कि जो कैदी है वो मान लेते हैं कि हाँ मैंने ये गलती की और उनकी जो सजा है वो कम हो जाती है। तो इस जेल अदालत का जो मकसद था वो ये था कि बहुत से जो पेंडिंग केसेस हैं उनको जल्दी से निपटाया जाए। लेकिन जो बहुत से कैदी जिनको कानूनी सलाह ठीक से नहीं मिलती, जो बात वो लोग नहीं समझ पाते वो ये है कि प्ली बार्गेनिंग के बाद उनको दोषी या अपराधी ठहरा दिया जाता है और वो कॉन्विक्ट माने जाते हैं। सिर्फ वकील नहीं होने की वजह से बहुत से लोग अपनी गुनाही साबित करने का मौका खो देते हैं। हालांकि प्ली बार्गेनिंग के द्वारा उनकी सजा जरूर कम हो जाती है, लेकिन कानून और समाज दोनों की नजर में वो अपराधी ही माने जाते हैं। इसी शोध के दौरान जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें हमने एक ऐसे केस के बारे में सुना जहां पर एक व्यक्ति ने प्ली बार्गेनिंग करके रिहाई ले ली और वो वापस अपने घर चले गए, लेकिन उनकी रिहाई के तुरंत बाद ही उनको किसी दूसरे केस में, शायद किसी झूठे आरोप में, दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। और क्योंकि वो पहले से अपराधी साबित हो चुके थे, अब उनको हैबिचुअल या रिपीट ऑफेंडर माना गया, मतलब कि आदतन अपराधी माना गया। तो इसकी वजह से उनके कानूनी हक अब और भी कम हो गए। यही चीज हमने और भी बहुत सारे रिपोर्ट में देखी है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, इन दोनों ने काफी रिपोर्टें निकाली हैं जिसमें कुछ इसी तरह की दिक्कतें सामने आई हैं। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा समूह है जो कानूनी सहायता पर निर्भर करता है वो महिलाओं का है, खासकर कि वो महिलाएं जो गरीब वर्ग से आती हैं और घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाना चाहती हैं। मेरे अनुभव में जब मैं दिल्ली के स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन के साथ काम करती थी, मैंने देखा कि काफी हद तक महिलाएं इस कानूनी सहायता से असंतुष्ट हैं। मुंबई में मजलिस नाम का एक एनजीओ है जिसने एक जन सुनवाई रखी थी ऐसी ही कुछ महिलाओं के साथ में, और उन्होंने भी यही पाया कि महिलाओं का अनुभव रहा है कि सरकारी वकील उनसे पैसे मांगते थे, तारीख पर जाते नहीं थे, या अगर कोर्ट का फैसला हो गया हो और महिला उस फैसले से संतुष्ट ना हो तब भी वो वकील अपील दर्ज नहीं करते थे कोर्ट में। राधिका झा। सिने इंक हिंदी उर्दू के पॉडकास्ट का मशहूर मंच। प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineinc.com। बार बार बात यहाँ पर आती है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटीज और महिलाओं पर सबसे ज्यादा गाज गिरती है। लीगल एड जिनके लिए है उन तक पहुंच नहीं पा रही है। देखिए, एक तो यही है कि भारत की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हमारे संविधान में इस बात की गारंटी दी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हैं वो हर व्यक्ति को उपलब्ध हो। कॉमन कॉज के डायरेक्टर विपुल मुदगल। लीगल एड की व्यवस्था ये परिलक्षित करती है कि हर व्यक्ति को कानून के पास जाने का अधिकार है और हर व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। चाहे आप कितने भी गरीब हैं, आप अगर वकील ना ले सकते हैं उसके बाद भी आपको ये सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। और ये व्यवस्था कागज पे इतनी अच्छी है
कि हर डिस्ट्रिक्ट में और हर तहसील में आपको लीगल एड के लॉयर्स मिलेंगे। और लेकिन असलियत में ये है, कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि सरकार के अलावा ये हमारा भी चरित्र का फेलियर है कि जिन वकीलों की नियुक्ति होती है वो वकील लीगल एड के केसेस को तो ऐसे ही रफा दफा करते हैं और अपने दूसरे केसेस में लगे रहते हैं। जब उनकी पेशी होती है तो उसमें पेशी में पहुंचते नहीं है, बहुत जूनियर लोगों को वहां पे भेज देते हैं। उसको बेगार टालने की तरह से किया जाता है। अगर उसमें ऐसी व्यवस्था हो कि इसमें प्राइड हो, उसमें हो कि हाँ मुझे भी एक गरीब आदमी का केस लेने का मौका मिला और उसको मैंने जिताया, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो सारी कमजोरियां हैं समाज की, हमारी अव्यवस्था, हमारा जो खराब तरह का जो बजट का इस्तेमाल है, या हमारा करप्शन है, या हमारी जो गरीब आदमी की अनदेखी करने की चीज है, वो सब इसमें लीगल एड में नजर आती है। कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें मृत्यु दंड होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस कहलाते हैं वो उसमें बाकी केसेस में जितनी भी पक्का हो या कच्चा हो, एक बात तय है कि मरने वाला व्यक्ति जिसको सजा होती है वो गरीब जरूर होता है। ये थे विपुल मुद्गल। इसी प्रोग्राम में आपने सुना कि प्ली बार्गेन या इकबाल जुर्म के बदले सजा में रियायत लेना राहत की बात होनी चाहिए, लेकिन हाशिए पर खड़े लोगों के लिए प्ली बार्गेन एक बड़ी गंभीर समस्या भी बनता जा रहा है। आखिर है क्या प्ली बार्गेन? प्रोफेसर विजय राघवन। प्ली बार्गेन एक सेपरेट प्रोविजन है जो सीआरपीसी में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये अमेरिका से बोरो किया गया है, क्योंकि अमेरिका में बहुत कम परसेंटेज ऑफ केसेस जो हैं वो ट्रायल तक जाते हैं। ज़्यादातर केसेस वो प्री ट्रायल स्टेज पे ही प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के बीच में एविडेंस कितना स्ट्रांग है वो दोनों तरफ के लॉयर्स आपस में डिस्कस करके तय कर लेते हैं। और अगर एविडेंस स्ट्रांग है तो वो उनको कहते हैं कि अगर आपका जो क्लाइंट है अगर वो प्लीड गिल्टी कर लेगा तो उसको इतना सजा होने के बजाय हम इतने के लिए अग्री हो जाएंगे। तो इट इज़ लाइक एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, और फिर जज उसको जब दोनों पार्टीज एग्री हो जाते हैं। तो ये सिस्टम जो है अमेरिका से हमने बोरो किया, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फार्स, क्योंकि कोई इस तरह का नेगोशिएशन वगैरह होता ही नहीं है। ज़्यादातर जो लोग जिनको एक्चुअली प्ली बार्गेन है ही नहीं, वो जिस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, इट इज़ नथिंग मोर देन प्लीड गिल्टी। कि जो लोग बहुत ही गरीब हैं और माइनर ऑफेंसेस में आए हैं, वो जब 3-6 महीना उनका पूरा हो जाता है तो पूरा जो सिस्टम है, कोर्ट से लेके जेल अथॉरिटीज से लेके लीगल एड अथॉरिटीज, सब लोग उस व्यक्ति को इनकरेज करते हैं कि तुम गुनाह कबूल कर लो। अगर तुम गुनाह कबूल कर लोगे, और इवन जो प्रिजन में जो उनके इनमेट्स हैं वो भी, ये एक पूरा माहौल बना हुआ है कि जो चोरी के केसेस हैं या रेलवे प्रॉपर्टी में ऑफेंसेस हैं या जो माइनर ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, ऐसे कई ऑफेंसेस में लोग जब अंदर आते हैं तो उनको थोड़े महीनों 2-3-4 महीने के बाद उन्हें इनकरेज किया जाता है कि तुम गुनाह कबूल करोगे तो केस खत्म हो जाएगा। तो कई ऐसे लोग हैं, शायद बेगुनाह भी हों, वो एग्री हो जाते हैं गुनाह कबूल करने के लिए, और इसके लिए रेगुलरली जेल में कोर्ट्स, जेल कोर्ट कहा जाता है उनको, कि जो पेटी मैटर्स हैं उनको सेटल करने के लिए टर्न बाय टर्न मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट्स में जेल में आते हैं, और जेल कोर्ट लगाया जाता है जो स्मॉल ऑफेंसेस हैं उनको डिस्पोज करने के लिए। उसमें पूरा यही होता है कि ऐसे लोग जो गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हैं उनको लाया जाता है वहाँ पे जेल कोर्ट में, और वो सब के सब गुनाह कबूल करते हैं। जितना पीरियड उन्होंने अंदर सब स्पेंड किया है, 3-6 महीना जो भी है, उसी को सज़ा मान के जज उनको सेंटेंस करके वो छूट जाते हैं। लेकिन उनका फिर रिकॉर्ड बन जाता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, और क्रिमिनल रिकॉर्ड बनने की वजह से एक जो डेंजर है कि उस एरिया में अगर फिर से कोई क्राइम हुआ तो उनको पिकअप किया जा सकता है ऑन सस्पिशन। और ये अनफेयर है, क्योंकि अगर कोई, मतलब ये सिस्टम आपको ये एक मैसेज दे रहा है कि अगर आप बहुत बड़ा क्राइम करके आते हो तो सिस्टम के जो सारे जो प्रोटेक्शंस हैं, लॉयर मिलेगा या जो कोर्ट में प्रॉपर ट्रायल होगा वो होगा। लेकिन अगर आप कोई छोटे मोटे केस में आते हो तो फिर आपको, मतलब बिना कोई जस्टिस के आपको गुनाह कबूल करने को कहा जाएगा। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, लेकिन माहौल ही ऐसा बन जाता है, वो व्यक्ति भी सोचता है कि मैं और कितने महीने अंदर ऐसे रहूं। प्रोफेसर विजय राघवन।
विपुल मुदगल मानते हैं कि मौजूदा न्यायिक व्यवस्था और जेलों के संचालन में गरीब आदमी ही पिस रहा है, लेकिन साथ ही लीगल एड को सुधारने की बात भी करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पूरी तरह से समाप्त हो गया है, लेकिन हाँ, इसमें एनजीओज जो है वो अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। इसमें जो लॉ के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि बार काउंसिल है या लॉयर्स एसोसिएशंस हैं, वो थोड़ा सा प्रेशर डालें तो इसमें सुधार हो सकता है। इसके अलावा जजेस जो हैं वो लीगल एड के अध्यक्ष होते हैं, जजेस उस पर लगातार नजर रखें और लगातार देखें कि अगर लीगल एड के लॉयर्स पेशी के दिन नहीं आ रहे तो उनकी पेशी करें और उनसे कहें कि आप क्यों नहीं कर रहे ऐसा। अगर मीडिया भी इसके ऊपर ध्यान दे, जैसे कि आप इसको लगातार उठा रहे हैं इस इंटरव्यू में, और स्वयंसेवी संस्थान भी इसे उठाएं, जजेस भी उठाएं, वकीलों के ऑर्गेनाइजेशन भी उठाएं, तो ये सुधर सकता है। विपुल मुदगल, मतलब पूरे समाज को जागने और जगाने की जरूरत है। अब जैसे बहुत कम लोग जानते हैं कि लीगल एड इसलिए ढंग से काम नहीं कर रहा है कि सरकारों के पास पैसे की कमी है। जी नहीं, बहुत से राज्यों में लीगल एड को मिले हुए अलॉटेड फंड्स लैप्स हो जाते हैं। मतलब यह है कि लीगल एड के लिए पैसा भी है, मगर सरकार या बाबूशाही की बेदिली या लाल फीताशाही की वजह से वो फंड्स साल के आखिर में जाय हो जाते हैं। हरीश नारासप्पा, हमारी सोसाइटी में हम एक प्रॉमिस किया है संविधान में कि हर आदमी को, हर औरत को न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय कहाँ मिलता है? ये जुडिशियल सिस्टम में। तो जो भी हो, उसके पास पैसा है कि नहीं, वो कोर्ट में आए और उनका केस का सुनवाई हो और न्याय मिले। यही उम्मीद है संविधान में हमारे जुडिशियल सिस्टम से। जिसके पास पैसा नहीं है वकील अपॉइंट करने के लिए, लीगल एड का सिस्टम ये है कि उन लॉयर्स को अपॉइंट करते हैं और लॉयर्स को फीस देते हैं कि आप इसका केस चलाए कोर्ट में और जस्टिस दिलवाए। लेकिन क्या मेजर प्रॉब्लम है कि it is not reaching the people who deserve it, and there is not enough awareness on spreading the availability of legal aid. क्या हुआ है कि बहुत स्टेट्स में है ना, तो जो बजट दिया हुआ होता है वो बजट पूरी तरह से खाली नहीं होता है। तो एक कैसे है कि हम ये बोल रहे हैं कि ऑन वन हैंड कि सबको कोर्ट जाने में मुश्किल है क्योंकि पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, और दूसरी तरफ लीगल एड की पैसे अनयूटिलाइज्ड है। तो ये प्रॉब्लम है। बजट शुड बी फुल्ली यूटिलाइज्ड एंड बेटर प्रोसेसेस शुड बी पुट इन प्लेस। कानून विशेषज्ञ हरीश नारासप्पा, जेलों में अंडर ट्रायल्स को अपने मुकदमे लड़ने के लिए सरकार को माली मदद मिलनी चाहिए। वकील उपलब्ध कराए जाए और फौरन उपलब्ध कराए जाएं ताकि उनके मुकदमों का फैसला जल्दी हो सके। इसी दिशा में कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव नाम की एक गैर सरकारी संस्था काम कर रही है, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कुछ सुधार भी हुआ है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की सुगंधा शक्कर, लीगल एड पे 2018 में एक हमारी नेशनल रिपोर्ट आई थी और हमने जो पर्सन्स इन कस्टडी हैं, जो लोग हैं, उन पे जो 3 स्कीम्स पर्टिकुलरली हैं लीगल एड की, उसका मॉनिटर किया था काम, कि देखा था कि वो जो है वो कैसा काम कर रही हैं ये स्कीमें। तो बहुत सारे मुद्दे निकल के आए और उसी तरह का हमने एक स्टेटस रिपोर्ट अभी 2020 में अभी हमने निकाला है। तो काफी चीजें ऐसी देखी हैं कि जो काफी बदलाव जो आया है ऑन ग्राउंड। तो जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि हमने देखा था कि जब एक कैदी है वो एप्लीकेशन देता है लीगल एड के लिए, तो कई दिन लग जाते थे एक वकील को अपॉइंट करने में, लीगल एड वकील को अपॉइंट करने में। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग, कहीं जल्दी हो जाता था, कहीं 2 दिन में हो गया, कहीं महीनों लग गए। इस तरह की कोई यूनिफॉर्म चीज नहीं दिखती थी। तो हमारी जब रिकमेंडेशन 2018 की रिपोर्ट में आई कि ये जल्द से जल्द होना चाहिए, तो वो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो हम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो है, उन्होंने इसको ध्यान में रखा और अब उन्होंने उसको बिल्कुल ये कर दिया है कि ये एप्लीकेशन इमीडिएटली होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो पहले जैसे जो प्रोविजन था उसके हिसाब से 8 हफ्ते लग सकते थे ये इसको अपॉइंट करने में, पर अब वो कम होके उन्होंने 7 दिन कर दिया है। सिमिलरली हमने देखा था जैसे जेल लीगल एड क्लिनिक जो काम करते हैं, तो लीगल एड क्लिनिक हर जेल में होने का प्रावधान है।
तो उसमें हमने देखा कि कुछ जेलों में जो वकील जाते हैं वो अच्छे से बात करते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, उनकी रिपोर्टिंग अच्छे से होती है, तो पता चलता रहता है कि किस तरह की समस्याएं हैं कैदियों की, और उस तरह से उनका, जिसे कहना चाहिए कि उनके सोल्यूशन भी निकलता है। हमें कोई स्टैंडर्ड नहीं दिखा था जब हमने 2018 की रिपोर्ट करी थी, तो उसके बेसिस पे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने अभी अपनी एक किताब निकाली है जस्ट ऑन फॉर्मेट्स, कि इतने उनके काम करने के लोग जो हैं, जो लीगल एड प्रोवाइडर्स हैं, वो इतने लेवल्स पे काम करते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन, उनका रिपोर्टिंग। तो हर एक लीगल एड प्रोवाइडर के लिए उसमें फॉर्मेट्स ठीक से बनाए गए हैं ताकि ये काम एक यूनिफॉर्मली हो सके। सिमिलरली हमें जो ग्राउंड लेवल पे कमी दिखती थी वो ट्रेनिंग की कमी दिखती थी। विधिक सेवा प्राधिकरण के वकील हैं या जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, हमने ये अपने रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि उनकी ठीक से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उनको एक ओरिएंटेशन दिया जाना चाहिए जब उनको आप किसी काम के लिए अपॉइंट करें। तो अब इन्होंने नालसा ने और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कई उन्होंने अपने मॉड्यूल्स बना लिए हैं ट्रेनिंग के। सुगंधा शंकर, आपने सुना कि भारत की जेलों में सुधारों की सख्त जरूरत है। नई जेलें बनाई जाएं, अंडर ट्रायल कैदियों के मुकदमों का फैसला जल्द हो, जेलों को रिसोर्सेज यानी कि संसाधन मिले, गरीब अभियुक्तों को वक्त पर ईमानदार लीगल एड मिले। ये तो होना जरूरी है ही, जैसे कि इस एपिसोड में हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि न्यायिक व्यवस्था में फौरन सुधार हो। हमारी पॉडकास्ट सीरीज पुलिस, अदालत और इंसाफ के चौथे एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारत की जुडिशरी की, न्यायपालिका की, जो खुद कटघरे में खड़ी नजर आती है। परवेज आलम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। आप ये पॉडकास्ट लंदन के मशहूर डिजिटल हब सिने इंक के माध्यम से सुन रहे हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के अलावा और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं। मुमकिन हो तो वेबसाइट पर भी तशरीफ लाइए cineink.com।